जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यौन संचारित रोग, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, और इसी को हम लोग शॉर्टकट में एसटीडी भी कहते हैं, एसटीडी। तो आइए समझते हैं यौन संचारित रोग क्या है। तो ऐसा रोग जो लैंगिक संपर्क या कह सकते हैं यौन संबंध हो, इंग्लिश में इसको सेक्सुअल एक्टिविटीज़ भी कह सकते हैं। इसके द्वारा अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अगर कोई रोग जाता है तो उसी रोग को हम लोग यौन संचारित रोग या एसटीडी कहते हैं। तो ऐसा रोग जो लैंगिक संपर्क आप सब जानते होंगे, या यौन संबंध इसको कह सकते हैं, अगर उसके द्वारा कोई रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर ट्रांसफ़र होता है तो उसी रोग को हम लोग कहते हैं यौन संचारित रोग। देखिए, जो यौन संचारित रोग होता है ये बेसिकली सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, कवक, वायरस, परजीवी, इनके द्वारा ये रोग होता है। अब आइए बात करते हैं जो एसटीडी होती है, यानी जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती है। हालांकि कई टाइप की होती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं तीन ही रोगों के बारे में पढ़ूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे जो एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ जो है। पहला नंबर पे आता है उपदंश, जिसको हम लोग सिफिलिस भी कहते हैं। तो यह जो रोग होता है ना, ये ट्रिपोनीमा पैलिडम नामक जीवाणु के संक्रमण से ये फैलता है। तो ध्यान देना, प्रश्न पूछा जाता है कि जो सिफिलिस होता है ये किस जीवाणु के द्वारा फैलता है। तो ट्रिपोनीमा पैलिडम नामक जीवाणु के संक्रमण से ये रोग फैलता है। इसके लक्षण ये है कि जो बाह्य जननांगों में घाव हो जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें नर के, तो नर का बाह्य जननांग होता है शिश्न। तो शिश्न में क्या होता है, घाव देखने को मिलता है, और रोम पुटिकाएँ में खरोच इत्यादि देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें यानी जो सिफिलिस है, इसकी रोकथाम या उपचार क्या चीज़ है, उपचार कैसे करेंगे और इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। तो पहला तो यही है कि जो रोगी है इसको संभोग की स्थिति से दूर रखा जाना चाहिए। संभोग का मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी से उसको दूर रखना चाहिए। दूसरा है कि रोगी के वस्त्रों को उपयोग नहीं करना चाहिए। यानी कहने का मतलब, अगर इस रोग से कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसके कपड़ों को हम कोई दूसरा यूज ना करे। अगर दूसरा यूज करता है तो उसको भी ऐसी समस्याएं देखने को मिल सकती है। तीसरा ये है कि जो रोगी का जो जूठा भोजन है उसको भी नहीं खाना चाहिए। चौथा ये है कि पेनिसिलिन टेट्रासाइक्लिन दवा देना इस रोग के लिए लाभकारी होता है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये उपदंश यानी सिफिलिस क्या चीज़ है ये समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग दूसरे रोग की बात करते हैं जो एसटीडी, यानी अभी तो मैंने उपदंश की बात की, अब दूसरा हम लोग बात करेंगे सुजाक, जिसको इंग्लिश में गोनोरिया भी कहते हैं। तो देखिए, ये जो रोग होता है ये नीसेरिया गोनोरिया नामक जीवाणु द्वारा ये फैलता है, और इस रोग के जो चिन्ह हैं वो शरीर के बाहर नहीं दिखाई देते। जैसे भी मैंने आपको बताया उपदंश में, तो उपदंश में क्या होता था कि जो बाह्य जननांग होते हैं उसमें घाव जैसे देखने को मिलता है। तो ये लक्षण है उपदंश यानी सिफिलिस का। लेकिन अगर बात करें सुजाक जो मीन्स जो गोनोरिया है, इसका लक्षण शरीर के बाहर नहीं दिखाई देता है। आइए देखते हैं शरीर के बाहर नहीं, वैसे तो लक्षण दिखेंगे। तो इस रोग का जो जीवाणु होता है स्त्रियों एवं पुरुषों के मूत्र मार्ग में रहता है, और इसमें क्या होता है कि जो संक्रमित व्यक्ति है उसके मूत्र त्याग के समय मूत्र मार्ग में जलन होती है। यानी शरीर के बाहर नहीं दिखेगा, इंटरनली लक्षण जरूर बताएगा। और साथ ही साथ जो कह सकते हैं जो अंग होता है उसमें सूजन आ जाती है। तो संक्रमित व्यक्ति के मूत्र त्याग के समय मूत्र मार्ग के द्वारा जलन होता है, मूत्र मार्ग में जलन होता है, और उसमें क्या आता है, सूजन आ जाती है। और इसमें क्या होता है कि जो शिश्न है, शिश्न के सिरे पर पीले हरे रंग का स्त्रावण होता है। सही समय पर इलाज ना करवाने पर यह रोग जो होता है ये प्रोस्टेट ग्रंथि और अधिवृषण तक ये फैल जाता है। उस समय अगर आप उपचार करवाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयाँ झेलने को मिलता है। देखिए, जो ये गोनोरिया है इसका जो संक्रमण है ये स्त्रियों में कोई प्रभाव नहीं डालता है। ये स्त्रियां जो होती हैं सिर्फ ये इस जीवाणु के वाहक में सहायता करती हैं। यानी सीधा सीधा तो मतलब ये है कि जो गोनोरिया रोग है, अगर मान लीजिए ये जीवाणु किसी महिला के अंदर है तो उनके शरीर में कोई क्षति नहीं पहुंचाते हैं ये लोग। ये सिर्फ क्या करती हैं, महिलाएं जो होती हैं ये इस जीवाणु का वाहक करती हैं, यानी एक किसी दूसरे जीव में ट्रांसफ़र करने का ये लोग कार्य करती हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं इसका रोकथाम एवं उपचार कैसे करेंगे। तो पहला तो यही है कि तेज़ धूप में घूमना, तेल, अचार, गरम मसाले,
गर्म तथा मसालेदार पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। और दूसरा ये है कि जो संक्रमित भाग यानी जहाँ पे ये है संक्रमित भाग को खुली हवा में रखना चाहिए और व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यानी कहने का मतलब अगर आपको ऐसी समस्याएं हैं तो हमें विशेषकर अपने आप को स्वच्छ रखना चाहिए, यानी साफ़ सुथरा डेली नहाना चाहिए और भी चीज़ें। तीसरा ये है कि इस रोग में जो होता है अर्जेंटम नाइट्रिकम एवं पेनिसिलिन औषधियाँ दी जाती है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको सुजाक भी समझ में आया गया, यानी गोनोरिया जो होता है ये भी समझ में आया होगा। अब हम लोग मेन और इम्पॉर्टेंट रोग पर बात करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एड्स। देखिए तीसरा जो यौन संचारित रोग हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण, जिसको शॉर्टकट में एड्स कहते हैं। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसको एड्स कहते हैं, AIDS। आइए समझते हैं इसको, अच्छे से समझेंगे हम लोग। देखिए एड्स का जो अर्थ है, एड्स का अर्थ ये है कि जो प्रतिरक्षा तंत्र है, यानी कहने का मतलब हमारे शरीर में उपस्थित वे अंग या वे भाग जो रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं, जो रोगों से प्रोटेक्शन हमें देते हैं। तो प्रतिरक्षा तंत्र का न्यूनता यानी उसमें कमी आना जो व्यक्ति के जीवन काल में उपार्जित होता है। तो एड्स का अर्थ ये है कि प्रतिरक्षा तंत्र का न्यूनता जो व्यक्ति के जीवन काल में उपार्जित होता है। इस बात का संकेत यह है कि यह जो न्यूनता यानी जो कमी है ये कोई जन्मजात रोग नहीं है, ये जब हम लोग सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो उस दौरान ये रोग होता है। अगर बात की जाए कि एड्स किस मतलब विषाणु या जीवाणु के द्वारा होता है, तो यह रोग जो होता है ये ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी विषाणु, जिसको हम लोग शॉर्टकट में HIV कहते हैं। तो ये HIV के कारण ये रोग शरीर के अंदर होता है। और ये क्या करता है, ये जब ये वायरस आपके शरीर के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी करने के दौरान जाता है तो आपके जो प्रतिरक्षा तंत्र यानी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो तंत्र आपके शरीर में रोगों से लड़ने का कार्य करता है, उसको ये क्या करता है, बहुत ही क्षति पहुंचाता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं एड्स के लक्षण क्या क्या हैं। तो पहला लक्षण तो यही है कि बार बार सामान्य रोगों से ग्रसित हो जाना, यानी हमेशा सर्दी जुकाम बुखार ऐसी समस्याएं देखने को हमेशा मिलती रहेगी। तो बार बार सामान्य रोगों से ग्रसित होना, टीबी कैंसर निमोनिया यौन रोगों का उपचार होने के बाद भी ठीक न होना, लंबे समय तक इन सामान्य रोगों से ग्रसित होना तथा अंत में मृत्यु हो जाना, सांस लेने में तकलीफ होना तथा रोगी को लगातार बुखार आना। पांचवा ये है कि शरीर के रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसमें कमी आना, यानी कहने का मतलब इम्यूनिटी सिस्टम रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आना, सिर में दर्द रहना, चक्कर आने की शिकायत रहना और रात्रि में पसीना आना। तो ऐसी समस्याएं देखने को मिलती है यदि आपको एड्स होता है। अब हम बात करते हैं HIV का संचरण, यानी HIV जो वायरस है यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता कैसे है, तो असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, यानी कहने का मतलब आप यौन संबंध बना रहे हैं बिना किसी प्रोटेक्शन के, अगर आप यौन संबंध बना रहे हैं तो HIV आराम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाएगा। यानी अगर हम कोई सुरक्षा कवच का हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं तो ये जो वायरस है ये हमारे शरीर में आसानी से चला जाता है। तो ये यौन संबंध के द्वारा भी इसका ट्रांसफ़र होता है। दूसरा ये भी है कि अगर संक्रमित जो माँ मतलब कोई महिला है और वो एड्स से संक्रमित है, अगर उसके गर्भ में बच्चा है तो जब वो बच्चा पैदा होगा तो उसके अंदर भी वो वायरस रहेगा। या फिर अगर मान लीजिए महिला एड्स से ग्रसित है और उसका जो बच्चा होगा, अगर वो बच्चा उसका दूध पिएगा तो उससे भी उसके अंदर ये जो HIV वायरस है वो चला जाएगा। तो संक्रमित माँ से होने वाले जो बच्चे उनके अंदर भी HIV वायरस चला जाएगा। और स्तनपानी मतलब दूध पिलाने से भी ये HIV वायरस ट्रांसफ़र हो जाता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि जो HIV वायरस है इसकी रोकथाम एवं उपचार कैसे करेंगे। तो पहला यही कॉन्डोम, यानी जिसको हिंदी में निरोध कहते हैं। तो कॉन्डोम के उपयोग से हम लोग सुरक्षित यौन संबंध द्वारा इसको रोक सकते हैं। दूसरा है कि निर्जमीकृत सुई या सिरिंज का इसके इस्तेमाल द्वारा, जैसे मान लीजिए होता ही है कि अगर कोई डॉक्टर आप इंजेक्शन, पहले तो कोशिश ये करिए कि जब भी आप इंजेक्शन लगवाइए तो हमेशा नई सिरिंज का यूज करवाइए डॉक्टर से।
जैसे होता ये है कि एक ही सिरिंज से 2-2 3-3 मरीजों को डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं। तो पहला तो प्रयास यही होना चाहिए कि हम जब भी कभी इंजेक्शन लगवाएं तो नई सिरिंज के द्वारा इंजेक्शन लगवाएं, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई सिरिंज किसी व्यक्ति को इंजेक्ट हुई है, अगर उसी सिरिंज से आपको भी अगर इंजेक्ट कर दिया जाता है तो वायरस अगर उस व्यक्ति के अंदर है तो आप में भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। तीसरा ये है कि रक्तदान से पहले एचआईवी का परीक्षण करवाना चाहिए। जैसे आप लोग ब्लड डोनेट करते हैं तो आप देखते हैं, सुने होंगे कि पहले एचआईवी टेस्ट होता है। अगर एचआईवी, मान लीजिए कोई व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव है तो उसका ब्लड नहीं लिया जाता है। और एड्स के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाकर भी हम लोग इसका बचाव कर सकते हैं। पाँचवा ये है कि ब्लेड, रेज़र और दंत चिकित्सा के उपकरणों का निर्जमीकरण करके उपयोग करना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि ब्लेड, रेज़र और दंत चिकित्सा जैसे उपकरण हैं, तो पहले तो इसको हम लोग क्या करें, इसको सैनिटाइज़ कर लें, यानी डिटॉल से इसको बढ़िया से धुल के तभी हम लोग इसको यूज में लाएं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने बात किया यौन संचारित रोग, और बेसिकली मैंने जो 3 इम्पॉर्टेंट यौन संचारित रोग होते जैसे सिफिलिस है, गोनोरिया है और एड्स है, तो इनके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया। उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।